आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल एंड वायरल जीनोम्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसका बैक्टीरियल जो जीनोम होता है उसका इंट्रोडक्शन देखें और वायरल जीनोम जो है उसका इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले बैक्टीरियल जीनोम्स क्या है। जैसे प्रोक्यूरेटिक है तो प्रोक्यूरेटिक जो बैक्टीरिया होता है वो जैसे ई कोलाई प्रोक्यूरेटिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। जो प्रोक्यूरेटिक्स की जो अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्रोक्यूरेटिक्स के अंदर जो डीएनए होता है या जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो किसी भी प्रकार से किसी आउटर कवरिंग के द्वारा कवर नहीं होता है। जैसे जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं और जो एक न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर कवर्ड रहते हैं, केंद्रक झिल्ली के द्वारा आवृत रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है और ये जो है वो जो बैक्टीरिया पाया जाता है या जो प्रोकैरियोटिक है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उससे अटैच रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ ये मेसोसोम्स की एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर देखें तो हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे जो डीएनए का जो हैप्लॉइड्स ग्रुप होता है उसको हम यहाँ पर जीनोम कहते हैं। जिसके प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होता है वो बाइंडिंग प्रोटीन्स के द्वारा पैक्ड रहता है और जिसे यहाँ पर न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डीएनए ई कोलाई की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उससे कनेक्ट रहता है और ई कोलाइज के अंदर जो ई कोलाई में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं और लगभग 4 टाइप की जो हिस्टोन होती है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे न्यूक्लियोइड से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। जैसे ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है जैसे यहाँ पर देखें तो HU1H, H1, FIRA और HNS जो है वो प्रोटीन्स जो है वो डीएनए में या न्यूक्लियोइड्स में पाई जाती हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के रूप में ये प्रेजेंट्स होता है और इसको PM2 फेज बैक्टीरिया या CCC कोवेलेंट क्लोज्ड सर्कल के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट्स होता है। स्ट्रैंड में ये ट्विस्टेड होकर सुपर हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है और ये जो डीएनए सुपर हेलिक्स फॉर्म में होता है वो अगर क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव यानी राइट हैंड में होता है और अगर एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर ट्विस्टेड या सर्कल्स प्रेजेंट्स होते हैं तो वो लेफ्ट हैंड डीएनए कॉइलिंग उसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए है होता है वो सुपर कॉइलिंग फ्री करने कार्य जो है वो एंजाइम्स टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। जो हमने जो रेप्लिकेशन के समय हम पढ़ते हैं डीएनए की जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स होता है वो डीएनए की जो हेलिकल की जो कॉइलिंग होती है उसको कॉइलिंग को फ्री करने का काम करता है, उसको स्टेबलाइजेशन यानी उसको फिक्स करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट के द्वारा उसकी जो सुपर कॉइलिंग होती है उसको कॉइलिंग से फ्री करने का तो काम इसके किया जाता है। इसकी जैसे टोपोआइसोमेरेज जो एंजाइम होता है सेकंड के द्वारा सेकंड जब इसमें यूज़ होता है उसमें ATP की इसके अंदर आवश्यकता होती है अगर टोपोआइसोमेरेज सेकंड का इसके अंदर यूज़ हुआ तो। इसी तरह जो ई कोलाई का जो जीनोम होता है वो जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1997 के अंदर कंप्लीट हो गया था, पूर्ण रूप से उसे जाना जा चुका है। उसके अंदर पाए जाने वाले जीन्स उसके अंदर उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो पूरा है। तो उसमें 4.64 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और लगभग 4408 जो जीन्स उसके अंदर ई कोलाई की जीनोम्स के अंदर प्रेजेंट्स होती है। और अब तक ये इसके द्वारा जो है जीनोम के अंदर ह्यूमन के अंदर इंसुलिन्स जो है वो इसके द्वारा बनाया जा चुका है। इसी तरह जो फेज़ का जो जीनोम होता है जैसे बैक्टीरिया वायरस को जब इन्फेक्ट करता है तो जिसमें
फेज शब्द जो है वो एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है भक्षण करना, या फेगोसाइटोसिस शब्द यूँ पर भक्षण करना। और इसकी जो खोज की थी वो है ट्वार्ट और डी हैरल ने इसको डिस्कवर किया था। तो जैसा डायग्राम में अंदर दिखाया गया, देखिए जो बैक्टीरिया डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा कवर्ड रहता है जिसे, और इस तरह जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच रहता है। यहाँ देखिए हम जो फेज़ है वो कितने प्रकार के होते हैं। लगभग ए है जिसके अंदर 2 डीएनए पाया जाता है, बी फेज़ जिसके अंदर T1 और T5 को शामिल किया जा सकता है, इसमें 2 डीएनए प्रेजेंट होते हैं। सी फेज़ के अंदर T3 T7 को शामिल किया जाता है जिसमें भी 2 डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर डी फेज़ 174 ऑक्स, इसके अंदर 1 डीएनए प्रेजेंट होता है। ई जो फेज़ होता है उसके अंदर F2 12 प्रेजेंट होते हैं, 1 डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल है F फेज़ का, जिसके अंदर जो एग्जांपल है F1, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो है ई कोलाई को जो जीनोम होता है उसको K12 कहा जाता है। देखिए जो डायग्राम है इसके अंदर इस तरह से ई कोलाई का जो जीनोम है उसका डायग्राम यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह जो फेज़ है उसका भी, बैक्टीरियो फेज़ है उसका भी डायग्राम यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर हेड और टेल होता है और उसके बीच में शीत पाई जाती है। और इसमें हेड और टेल को जोड़ने का काम एक हेक्सागोनल प्लेट के द्वारा किया जाता है। और बैक्टीरिया का जो हेड पार्ट होता है वो उसके अंदर प्रोटीन से बना होता है और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ फेज़ की स्ट्रक्चर देखें तो जो फेज की जो स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरियो फेज़ की स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर बांटा गया है। इसको टेडपोल स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देती है बैक्टीरिया फेज़ के अंदर। इसका जो हेड है वो प्रोटीन से बना होता है, इसके बीच में प्लेट प्रेजेंट होती है और टेल है उसके अंदर 6 फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियो फेज़ के स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंट्रल कोर होती है वो 50 नैनोमीटर्स लेंथ की होती है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फेज़ में जो लाइसिस के लिए जीन्स इसे प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो इसमें देखें तो फेज़ की स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ विशेष प्रकार की जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो होती है उसको इमीडिएट अर्ली जीन्स भी कहा जाता है। ये इमीडिएट अर्ली जीन्स जो होती हैं वो कोर और एन जीन्स होती हैं जो एंटी रिप्रेसर और एंटी टर्मिनेटर्स का काम करती है और ये सीएल जीन्स को इनहिबिट करने का या अवरुद्ध करने का काम करती है। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकार की जो जीन्स बैक्टीरियो फेज़ में प्रेजेंट होती है वो है डिलेड अर्ली जीन्स जो होती हैं, वो इस तरह हो C2 और C3, जिसे हम रेगुलेटरी जीन्स भी यहाँ पर कहते हैं। ये 7 रिकॉम्बिनेंट जीन्स जो होती हैं वो होती हैं और ये बैक्टीरियो फेज़ की जो लाइसोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यहाँ पर जो सीएल ट्रांसक्रिप्शंस और एप्लीकेशंस के लिए ये हेल्पफुल होती है, जिसमें जो 2 जीन्स होती हैं वो रेप्लिकेशन जीन्स का काम करती है और जो 5 जीन्स होती हैं वो सेग्रीगेशन यानी विखंडन में हेल्पफुल होती है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 रेप्लिकेशन जीन्स और एक जो है एंटी टर्मिनेटर जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और ये दोनों मिलकर है रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटिक साइकिल के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पर 2 रेप्लिकेशन जीन और एक एंटी टर्मिनेशन जीन जो है वो लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल और तीसरी टाइप की जो जीन्स होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती है, उसे हम लेट जीन्स कहते हैं, जो लगभग 100 उसके अंदर 10 हेड्स होते हैं और 11 टेल्स होती है।
और उसके अंदर 2 सेग्रीगेशन जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। इसका डायग्राम हम इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये एक लाइटिक साइकिल है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट्स होता है। बैक्टीरियोफेज के अंदर इस लाइटिक साइकिल के अंदर सबसे पहले ये है पहली जीन्स, जिसके अंदर तुरंत आरंभिक जीन जिसे इमीडिएट अर्ली जीन्स कहा जाता है, जो 2 टाइप की होती है, क्रो और एन। CRO जो जीन्स होती है उसको एंटी रिप्रेसर जीन्स कहते हैं, और एन जीन जो होती है वो एंटी टर्मिनेटर जीन होती है। और इसी तरह जो इसमें इनहिबिटर यानी अभिव्यक्ति को रोकने वाली जो जीन होती है वो C1 जीन्स या CL जीन्स कहलाती है, और B जो है वो लाइसोजेनेटिक स्टेब्लिशमेंट का काम करती है। C1 ये रिप्रेसर का काम करती है। यहाँ पर दूसरी जो जीन्स होती हैं वो विलंबन प्रारंभिक जीन या डिलेयर्ड अर्ली जीन्स कहलाती हैं। इनमें CL सेकेंड और CL थर्ड ये रेगुलेटर्स का काम करती है। ये CL1 को असिस्ट करती है। और इसी तरह यहाँ पर 7 प्रकार के रिकॉम्बिनेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 प्रकार की रेप्लिकेशन जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट करती है, जो कि Q जो एलिमिनेटर्स होता है, एंटी टर्मिनेटर होता है, ये हेल्प करता है लाइसिस के अंदर, यानी कि विखंडन के अंदर बैक्टीरियल सेल के विखंडन के अंदर हेल्प करता है। और दो रेप्लिकेशन जीन जो होती है वो लाइटिक साइकिल के लिए आवश्यक जीन होती है। इसके अलावा जो 7 जीन्स होती हैं उन 7 जीन्स के अंदर 2 जीन्स जो होती है वो नीडेड फॉर लाइसोजेनेसिस, यानी कि इस अवस्था को बनाए रखने का काम करती है, और जिसमें विखंडन की प्रक्रिया को ये रोकने का काम इन 2 जीन्स के द्वारा करते हैं। और जो दूसरी जीन्स होती हैं वो रिकॉम्बिनेशन के दौरान ड्यूरिंग लाइसिस की प्रक्रिया के अंदर जो पुनर्योजन का निर्माण करती है। थर्ड प्रकार की जो जीन्स होती हैं उसके अंदर हम लेट जीन्स या उन्हें विलम जीन्स कहते हैं, जिसमें 10 हेड जीन्स होती हैं, 11 टेल जीन्स होती हैं, और 2 जो होती है वो लाइसिस जीन्स होती हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया के अंदर लाइटिक और लाइसोजेनेटिक जो साइकिल्स होती है उसमें 3 प्रकार का जो जीन्स होता है उसका रेगुलेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स के अंदर जीन्स का जो रेगुलेशन होता है उसको इसके अंदर हमने समझा है। इसी तरह जो बैक्टीरिया का जो रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक्स इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो ईपीसोम्स या प्लाज्मिड्स के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं, और ये 3 मेथड्स के द्वारा इसमें जो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड्स होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले बाय ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, स्थानांतरण की प्रक्रिया के द्वारा या रूपांतरण के द्वारा, दूसरी है ट्रांसडक्शन के द्वारा, और तीसरी है कंजुगेशन या संयुग्मन के द्वारा। यहाँ पर जो बैक्टीरियल जीनोम्स होता है उस बैक्टीरियल जीनोम्स का डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल जो होती है उसके अंदर ट्रांसफर जो होता है वो 3 मेथड्स के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार यहाँ पर सबसे पहले जो हम बैक्टीरियल के अंदर इसको यहाँ पर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, या जो हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर वेराइटीज़ जो जीन्स हैं उसके अंदर किस प्रकार से जीन्स की जो वेराइटीज़ होती है उसके अंदर चेंजेस होता है, या उसके अंदर किस प्रकार से जीन्स के अंदर रिकॉम्बिनेशंस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये प्रक्रियाएं बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिकल चेंजेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के अंदर जो है रूपांतरण है, जिसको रूपांतरण कहते हैं, जो 1926 के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था, और ये जो प्रयोग है उन्होंने लाइसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके बैक्टीरिया के अंदर न्यूमोनिया रोग जो होता है उसके आधार पर यहाँ पर किया था, और जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और उसने इस तरह की 2 स्ट्रैंड का यूज़ उसने किया। जो फर्स्ट स्ट्रैंड थी वो स्मूथ और शाइनिंग थी, और जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट था, और ये जो स्ट्रैंड थी वो वायरुलेंट थी, और इसके अंदर इस स्ट्रैंड को उन्होंने एस थर्ड स्ट्रैंड नाम दिया। और ये स्ट्रैंड की जो वैरायटी है वो S1, S2, S3 और S4 फॉर्म में भी प्रेजेंट्स
होती है। जब इस वैरायटी को के जो वायरुलेंट थी, उसके अलावा दूसरी जो स्ट्रेन थी उसको R सेकेंड स्ट्रेन कहा गया। इस R सेकेंड जो स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, उसके अंदर ये नॉन वायरुलेंट था और ये इसके अलावा ये नॉन कैप्सुलेटेड था। इसके अलावा ये रफ़ टाइप का था। जब इस वैराइटीज़ जो कि न्यूमोनिया की वैरायटी थी, बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूमोनिया डिजीज़ हो जाती है उसका कॉज था, अगर इस R सेकेंड को माइस के अंदर इंजेक्ट करने पर भी माइस क्या होता है, चूहा जो है वो जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही S थर्ड जो एक वायरुलेंट स्ट्रेन होती है उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करने पर माइस जो होता है वो डेड हो जाता है। अगर आप S थर्ड को यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डेड किया जाता है और डेड करने पर उस जैसे हीट कर गर्म करने के बाद उन बैक्टीरिया को मार दिया जाता है लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर उन बैक्टीरियाज़ को डेड में बैक्टीरियाज़ को लाइफ में माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो माइस जो होती है वो लाई रहती है, यानी जीवित रहती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एज ए जेनेटिकल मटेरियल कौन वर्क करता है इसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर शो करता है। तो जो R सेकेंड जो नॉन वायरुलेंट था उसको डेड करके इंजेक्ट करने पर जो है वो माइस लाइव ही रहता है। लेकिन अब जो S थर्ड जी स्ट्रेन थी उसके जो डेड सेल थे उसको लाइव R सेकेंड जो फेज़ थी उसके साथ इंजेक्ट कराकर माइस के अंदर एंटर करवाया गया था, इंजेक्ट किया गया, तो माइस जो है वो चूहिया जो है वो डेड हो जाती है। अब इसका कारण यहाँ पर ग्रिफिथ नहीं जान सका और ये प्रभाव जो है वो ग्रिफिथ इफ़ेक्ट कहलाया। इस एक्सपेरिमेंट को लगभग 1944 में आगे एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी के द्वारा अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया और कंक्लूज़न निकाला गया और उसने कहा कि जो R सेकेंड जो नॉन वायरुलेंट फेज थी और R थर्ड जो वायरुलेंट फेज थी वो R सेकेंड जो है वो S थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसका कारण होता है जो उसके अंदर जो R थर्ड के अंदर जो DNA पाया जाता है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है उसका, और मॉडिफिकेशन होकर उसका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो R सेकेंड का जो लिविंग मटेरियल था, स्ट्रेन थी, उसके अंदर वो लाइव हो जाता है, जिसके कारण उसका कारण जो मेन था वो था उसके अंदर पाए जाने वाला मटेरियल जो कि एक प्रकार का DNA कहा गया। और इसी कारण इस प्रक्रिया को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की प्रक्रिया कहा गया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिकल मटेरियल DNA ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने ट्रांसडक्शन की इस प्रोसेस को इस वीडियोस के अंदर देखा है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ DNA किस तरह से सेल के साथ बाइंडिंग करता है उसको यहाँ पर समझाया गया है। जैसे सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले है DNA का बाइंडिंग करना। जो DNA होता है वो DNA जो डोनर से प्राप्त होता है और रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स की ओर जाता है। तो ये एक प्रकार की जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसके अंदर बैक्टीरियल DNA जो है वो नॉन DNA के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर DNA बाइंडिंग की प्रोसेस के अंदर जो हम अब देखें तो सर्वप्रथम जो DNA बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है वो इनिशियल साइड के अंदर DNA बाइंडिंग जो होता है वो रिवर्सल प्रकार का होता है और इसके अंदर लगभग 4 से 5 सेकंड का समय इसके अंदर लग पाता है और ये जो बाइंडिंग होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है बाद में। देखिए हमने डायग्राम के अंदर दिखाया गया है वो इरिवर्सिबल हो जाती है और एक वक्त 2 मिनट तक ये इरिवर्सल फॉर्म में ही रहता है। उसके बाद दोनों यह है मॉडिफिकेशन दोनों प्रकार के DNA यानी कि रिसेप्टर जो साइट्स होती है रिसेप्टर जो साइट्स होती है उसके अंदर ये इंटीग्रेटेड हो जाता है और उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है।
इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा उसके अंदर जो वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर एग्ज़ाम्पल है ट्रांसफॉर्मोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और रिसेप्टर साइट जो होती है वो 5 से लेकर 3 एंड्स पर बाइंड होने का काम करती है। और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो है पेनिट्रेशन की प्रक्रिया। पेनिट्रेशन की प्रक्रिया जिसमें जो डोनर जो डीएनए होता है वो डोनर जो डीएनए होता है वो रिसिपिएंट या जो बैक्टीरियल सेल होती है उस के ऊपर पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट होने के कारण जो जिस स्थान पर पेनिट्रेट होता है उसको यहाँ पर पेनिट्रेशन या परफोरेट रीजन्स भी उसको या कहा जाता है। और ये उसको पेनिट्रेट करके अंदर की ओर एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद ये जो बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये इंटीग्रेटेड हो जाता है और सेंट्रल रीजन्स के अंदर। इस प्रकार ये पेरिफेरल रीजन्स से सेंट्रल रीजन्स के अंदर एंटर करता है और एंटर करके ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा जो डीएनए पहले से ही बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको साइट को निक करता है और निक करके उसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है। और इस इंटीग्रेटेड होने की प्रोसेस के अंदर लगभग 750 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 750 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उस साइज़ का जो डोनर डीएनए होता है वो प्रोसेस करता है, डेवलप करता है और उसके अंदर इस प्रोसेसर्स के अंदर एनर्जी का प्रोड्यूसन होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है इस इंटीग्रेशन या कंजुगेशन की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के अंदर जो तीसरा प्रोसेस आता है वो उसके हम सिनेप्सिस या सूत्रयुग्मन कहते हैं। सूत्रयुग्मन की प्रक्रिया के अंदर जो डोनर डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है और जो रिसिपिएंट डीएनए होता है वो वही नॉन कॉइलिंग डीएनए होता है। और जो डोनर डीएनए होता है उसके ऊपर एसएसबी जो प्रोटीन होती है वो कोटेड उसके ऊपर डोनर डीएनए पर पाई जाती है और ये होमोलोगस सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह यहाँ सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। स्टेप होता है उसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन या समाकलन का प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर जो डोनर डीएनए होता है जो मॉडिफाइड डीएनए भी जिसको कहते हैं वो मॉडिफाइड डुप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और जो रिसिपिएंट डीएनए होता है वो एक प्रकार का हेटेरोडुप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो इसके नॉन पेयरिंग पार्ट के ऊपर ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे यहाँ पर उन नॉन पेयरिंग पार्ट को यहाँ पर निक कहा जाता है। निक एक प्रकार की कटान है जो कि डीएनए के ऊपर की जाती है। जैसे प्रोसेस ऑफ टिमिंग, इस प्रोसेस को यहाँ पर निक को उत्पन्न करना, डीएनए के सेगमेंट्स को काटना, इस प्रोसेस को यहाँ पर टिमिंग कहा जाता है, जो कि एक फोटोकॉपीज़ का निर्माण करता है और हेटेरोडुप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। हेटेरोडुप्लेक्स से आगे होमोडुप्लेक्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम इंटीग्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है उसको हम यहाँ पर ट्रांसडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन की जो जिसको पराक्रमण भी कहा जाता है, तो बैक्टीरिया फेज द्वारा बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को यहाँ पर ट्रांसडक्शंस कहते हैं। और ट्रांसडक्शन की जो खोज की थी वो जिंडर और लेडरबर्ग के द्वारा 1952 में की गई थी। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ समझें तो सबसे पहले जैसे हमने बैक्टीरिया को अगर प्रीवियस क्लासेस के अंदर बैक्टीरिया को हमने इस ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रोसेस को हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझ चुके हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज किस तरह वर्क करता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका जीनोम जो होता है वो अटैच करता है बैक्टीरियल सेल के साथ और अटैच करता है उस साइड को यहाँ पर रिसेप्टर साइड कहा जाता है। और बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार एंटर करने के बाद ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उसका डाइजेशन किया जाता है और छोटे छोटे सेगमेंट्स के को काट दिया जाता है। फिर बैक्टीरियल डीएनए के साथ फेज डीएनए इंटीग्रेटेड हो जाता है और इंटीग्रेटेड होने के बाद ये प्रोजेनी का निर्माण करता है। तो होस्ट सेल जो होती है बैक्टीरियल सेल है, उसी के अंदर बैक्टीरियोफेज है अपनी प्रोजेनी का निर्माण करता है।
और लाइसिस की जो प्रोसेस होते हैं, उस लाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये बैक्टीरियल सेल फट जाती है और फटकर ये जो फेस पार्टिकल है वो बाहर आ जाते हैं। और ये वे जो फेस पार्टिकल होते हैं वो वायरुलेंट फेस पार्टिकल यानी उग्र रोगी प्रकार के फेस पार्टिकल होते हैं। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर लाइसिक फेज कहते हैं। लेकिन जैसे लाइसोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो फेज़ या प्रोजोनी नॉन वायरुलेंट फेज़ जो होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया सेल फटती नहीं है और अपनी इसी पोजीशन को बनाए रखती है। इस बैक्टीरिया की इस अवस्था को हम जहाँ कर बैक्टीरिया के अंदर फेज़ की जो प्रोजेनी होती है वो बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है, उस अवस्था को यहाँ पर लाइसोजेनिक बैक्टीरिया फेज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की हमने 2 साइकिल्स देखी है, एक लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों ही फेज़ के द्वारा यहाँ पर ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाता है। अब हम ट्रांसडक्शन देखें तो ट्रांसडक्शन की जो फेसेस होती है वो 3 टाइप्स के ट्रांसडक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जनरल ट्रांसडक्शन और स्पेशल ट्रांसडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जनरल ट्रांसडक्शन। तो जनरल ट्रांसडक्शन जो है वो उसके बारे में सबसे पहले जो इन्होंने साल्मोनेला के जो 2 स्ट्रैंड हैं उसके ऊपर यूज़ किया था। जैसे 2 स्ट्रैंड में LA22 स्ट्रैंड इसको सिंथेसिस किया। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं जैसे मेथेनिन्स और हिस्टिडीन्स जो एंजाइम होते हैं वो इसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। लेकिन जो फिनाइल एलेनिन और इसके अलावा जो ट्रिप्टोफैन एंजाइम्स होते हैं वो इसके द्वारा सिंथेसिस नहीं किए जाते। स्ट्रैंड LA2020 के द्वारा ये एंजाइम्स जो है उनका संश्लेषण नहीं किया जाता। इसी तरह जो जनरल ट्रांसडक्शन के अंदर जो दूसरी स्ट्रैंड होती है LA2 स्ट्रैंड, जिसके अंदर मैट और हिस्टिडीन जो होती हैं वो तो नॉन सिंथेसिस होती है, लेकिन जो फेज और ट्राई होती है वो उनका संश्लेषण इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखें कि अगर प्रोसेसर्स के अंदर देखें, इसका कंप्लीट प्रोसेसर देखें तो P22 में अंदर जो LA22 स्ट्रेन होती है उसको वो लाइसोजेनिक स्टेज के अंदर ही रहती है और टेम्परेज फेज़ में लाइटिक फेज़ के अंदर ये ट्रांसडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर जनरल ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को हम इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर देखकर इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन बाय किया जाता है वायरल सेल के द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है और दोनों ही जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं और असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। और लाइसिस जो है वो रिलीज़ करता है और इन्फेक्शन करता है और उसकी 3 फेजेस यहाँ पर तैयार हो जाती है। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन का डिग्रेशन हो जाता है, फिर अनसक्सेसफुल जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और तीसरा जो है वो एबॉर्टिव ट्रांसडक्शंस कहलाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के द्वारा जनरल ट्रांसडक्शन की जो है वो आउटलाइंस को यहाँ पर हमने डायग्राम्स के अंदर प्रेजेंट्स किया है और प्रेजेंट डायग्राम फॉर्म में इसको देखा है। इसी तरह जो है एक ट्रांसडक्शन है वो स्पेशल ट्रांसडक्शंस भी कहलाता है, जिसके अंदर जो ट्रांसडक्शंस के अंदर इसकी जो खोज की थी वो मॉर्स के द्वारा 1956 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद ये फोक के जो बैक्टीरियल जीनोम क्रोमोसोम जो होते हैं उसके साथ ये इंटीग्रेटेड हो जाता है और इंटीग्रेटेड हो जाने के बाद ये फेज डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद ये बैक्टीरियल डीएनए फेक डीएनए के साथ डुप्लीकेशन होता है और डुप्लीकेशन करने के बाद ये फेज डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इन्फेक्टेड करने का काम करता है। इस प्रकार जो बैक्टीरियल डीएनए है वो फेज डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड होकर लाइसिस का काम करता है। देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस को दिखाया गया है और इस प्रकार होने वाली जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है, जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों के अंदर जो जीन्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं और इंटीग्रेटेड होकर डोनर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रोजीनी तैयार हो जाती है।
जो स्पेशल टाइप का ट्रांसक्रिप्शन है उसको मॉर्स ने 1956 में दिया था। देखिए लाइसोजेनिक सेल्स होती हैं जिसमें स्पेशल जीन्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, यह फेज का डीएनए होता है और ये रेप्लिकेशन के द्वारा असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं और लाइसिक इन्फेक्शन होता है और लाइसिक जो है वो वापस इंटीग्रेशन करती है बैक्टीरियल सेल के द्वारा और यहाँ पर दोनों के जो जीनोम्स होते हैं उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा यहाँ पर प्रोजीनीस का निर्माण हो जाता है और डोनर डीएनए के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का स्पेशल डीएनए का फॉर्मेशन स्पेशल ट्रांसडक्शन के अंदर होता है। इस प्रकार एक और अन्य प्रोसेस हमें देखने को मिलता है LFT सेल्स जो है जिसको हम लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो ई कोलाई और लैम्डा फेज के बीच में जो जीनोम होता है उसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के में एक्ट साइट्स के अंदर जो इंटीग्रेशन का काम इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें जो लैम्डा जीनोम होता है वो ग्लैक्टोज और बायोटीन के बीच में जुड़ता है। इसी तरह जो दूसरा फिनोमिना होता है जिसको हम HFT फिनोमिना कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया सेल होती है वो जनरल फेक के साथ जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड हो जाती है और जिसके अंदर जो गैल जीन जो होता है वो फेक जीन्स के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है और फेक जीन का इंटीग्रेटेड होने का कारण जो होता है वो दो बैक्टीरियल फेक हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन कर देता है। बैक्टीरियन हाइब्रिड जो है वो फॉर्मेशन होते हैं और उस कारण जो ये है ट्रांसडेक्टेड जो का फॉर्मेशन होता है ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। इसके कारण जो फेग है वो यूवी रेज के कारण सेगमेंटेड हो जाता है और सेगमेंटेड होने के कारण दोहरे लाइसोजेंस का फॉर्मेशन करता है और जिसके अंदर जो है लाइसेट में लगभग 50% लैम्डा जेल और 50% फैग का फॉर्मेशन होता है और इन्फेक्टेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका फॉर्मेशन इसके अंदर रिसेप्टर क्रोमोसोम्स के अंदर इन्फेक्टेड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है और इस कारण यहाँ पर ट्रांसडेक्टर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो स्टेप्स हमें देखने को मिलती है वो है बैक्टीरिया के अंदर, वो है कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के अंदर जो इसको 1946 में लैडरबर्ग के द्वारा दिया गया था और इसके अलावा E.L. टर्टन ने इसको प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेल्स के बीच में लगभग एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के कारण जो मेल सेल का जो डीएनए होता है वो फीमेल सेल के अंदर एंटर करता है और एंटर का कम्युनिकेशन का जो काम होता है वो सेक्स पिल्लाई के द्वारा किए जाता है। ये सेक्स पिल्लाई जो होती है उनको एफ प्लाज्मिड जीन्स भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, ये ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करती है और दूसरी इंटीग्रेटेड होती है जो कि प्लाज्मिड क्रोमोसोम्स के साथ रेप्लिकेशन का काम करके F1 सेल का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ देखें तो एक सेल्स जो होती हैं वो एक हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल का फॉर्मेशन करती है जिसे HFR सेल कहते हैं, जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है और एक F फ्रिक्वेंसी नेगेटिव सेल्स होती हैं, F नेगेटिव सेल्स होती है जिसे रिसिपिएंट सेल कहते हैं। दोनों के बीच में सेक्स पिल्लाई के द्वारा कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होता है उसके द्वारा इसमें निक उत्पन्न करके इसका 5 to 3 एंड्स होता है वो रिसेप्टर सेल के अंदर एंटर करता है और रिसेप्टर सेंटर के रिसिपिएंट सेल के अंदर ये एंटर करके इंटीग्रेटेड हो जाता है और इंटीग्रेट करके रेप्लिकेशन का काम करता है और रेप्लिकेशन होकर ये रिकॉम्बिनेंट रिसिपिएंट का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह हमने यहाँ पर बैक्टीरियल जीनोम और वायरल जीनोम या बैक्टीरियोफेज जीनोम के बारे में इस टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ा है।